हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं वो मैंने चूज़ किया है इस बार वीडियो बनाने के लिए। ईस्ट्रस साइकिल एक बहुत अहम पार्ट है डेयरी फार्मिंग का, जिसमें ये देखा जाता है कि जो गाय है या बफलो है वो टाइमली हीट में आती है, उसकी मेटिंग कराते हैं, उसके अंदर फिर वो बछड़ा बनता है, फीटस बनता है उसका, और वो सक्सेसफुली डिलीवर करता है। उसके बाद गाय दूध में आती है। तो सक्सेसफुल डेयरी के लिए गाय या भैंसे जो हैं वो अपनी लाइफ का लगभग 70 to 85% टाइम प्रेगनेंसी में रहनी चाहिए। और मिल्किंग तभी पॉसिबल है जब वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट होके काव को डिलीवर करती हैं। तो उससे रिलेटेड उसका एक फंडामेंटल पार्ट जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, वो ईस्ट्रस साइकिल होती है कि गाय किस तरीके से ईस्ट्रस में आती है, मतलब गर्मी में आती है, फिर उसे हम उसकी मेटिंग कराते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, उसे प्रेग्नेंट कराते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में अगर हमें पता लगाना है या उनके बारे में जानना है, तब भी हमें ये ज़रूरी है कि हम ईस्ट्रस साइकिल को हमें पता रहे। तो ये एक फंडामेंटल पिलर है, एक डेयरी फार्मर को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं ईस्ट्रस साइकिल इन काउज़ एंड बफलोज़। काउज़ एंड बफलोज़ को हम मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखते हैं। इंडिया में लगभग 190 मिलियन कैटल और 109 मिलियन बफलोज़ हैं। कैटल मतलब काउज़, उनकी पॉपुलेशन है, और 175 मिलियन टन सालाना से ज़्यादा का मिल्क प्रोडक्शन होता है। ये अभी अक्टूबर का डेटा है। अभी जो रीसेंट सेंसस हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया है, ये उसका डेटा है। लगभग 75% जो टोटल डेयरी एनिमल हैं वो फीमेल्स हैं, मतलब गाय या भैंसें हैं। लेकिन उनमें से जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं वो ड्राई कंडीशन में, मतलब दूध नहीं देते हैं। इस डेटा से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि पर एनिमल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है हमारा, और ये लगभग 2 लीटर से ज़्यादा नहीं है, मतलब एवरेज, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल, काफ़ी एनिमल ड्राई उसमें भी हैं। तो ड्राई पॉपुलेशन, जो ड्राई एनिमल की पॉपुलेशन है जो दूध नहीं देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से इसकी जो मतलब एक वजह है वो ये है कि एनिमल इनफर्टिलिटी बहुत है। जो फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ लार्ज एनिमल पॉपुलेशन में, वो बहुत ज़्यादा हैं। और रिप्रोडक्टिवली केपेबल एनिमल रेगुलरली काविंग नहीं करते, मतलब रेगुलरली वो बच्चा पैदा नहीं करते हैं, रेगुलरली प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो इस वजह से ईस्ट्रस साइकिल को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी से काउंट किया जाता है ईस्ट्रस साइकिल को। अच्छा, जो डेयरी एनिमल होते हैं वो कब मतलब दूध देते हैं? ऑब्वियसली काविंग के बाद, जब उनके बछड़ा पैदा हो जाता है उसके बाद दूध देते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि प्रेगनेंसी और काविंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और मिल्क फिजियोलॉजी को समझना डेयरी फार्मिंग में एक जो सक्सेस है उसकी चाबी है, की टू सक्सेस है। मिल्किंग फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ईस्ट्रस साइकिल भी उसका पार्ट है। तो डेयरी फार्मर इस सब्जेक्ट को एक्सपर्ट्स के लिए नहीं छोड़ सकता है कि ये एक्सपर्ट्स ही इसके बारे में जाने, जो डेयरी के या रिप्रोडक्टिव जो साइंस है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, वेटनरी गायनिकोलॉजिस्ट, वो तो जानते ही हैं इसके बारे में, लेकिन फार्मर को भी इसके बारे में जानना चाहिए ताकि वो उस हिसाब से न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट कर सके उसका। तो नॉलेज ऑफ बायोलॉजी ऑफ काउ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी अ सक्सेसफुल डेयरी फार्मर, अच्छा एक डेयरी फार्मर, सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनने के लिए। तो इसमें जो बेसिक पार्ट है, जो फंडामेंटल चीज़ है, वो ईस्ट्रस साइकिल को समझना कि ईस्ट्रस साइकिल क्या है और किस तरीके से काम करती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, एक जो साथ में काम करते हैं, तो उन्हें ही हम इसमें समझेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हो सकता है आपको ये वीडियो 2 या 3 बार देखनी पड़े,
और बेटर ये है कि आप एक कॉपी पेन अपने साथ में लेके बैठें और जो चीज़ें आपको बताई जाएँ उन्हें आप नोट भी करते रहें। तो अब हम शुरू करते हैं कि ईस्टर साइकिल काउज़ और बफलोज़ में कैसे काम करती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है काउज़ और बफलोज़ में ईस्टर साइकिल में, लेकिन बफलोज़ में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत माइनर। उन्हें हम देखते रहेंगे बीच बीच में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बेसिकली काउज़ को यहाँ पर काउज़ के बारे में बताएंगे, एक जनरल पैटर्न बताएंगे, और बफलोज़ में क्या डिफरेंस होते हैं वो साथ में ही बता दिया जाएगा। अब इस नॉलेज का होना क्यों ज़रूरी है, ईस्टर साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट है इस नॉलेज का होना, ताकि हमें रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स पता चलें डेयरी एनिमल्स के। जैसे काउज़ हैं, एक्जॉटिक काउज़ हैं, क्रॉसब्रेड काउज़ हैं, वो सारा साल हीट में मतलब आती हैं, लेकिन मतलब जब भी उन्हें चाहे गर्मी हो या सर्दी हो वो सारा साल हीट में आएंगी और उनके विजिबल साइंस भी दिखेंगे। लेकिन बफलोज़ का क्या है, वो सीजनल पॉलीस्ट्रस होती हैं। सीजनल पॉलीस्ट्रस का मतलब ये है कि वो जो ठंड का मौसम होता है ना, जो सितंबर से मार्च का मौसम होता है, उसमें ज़्यादा शो करती हैं हीट के साइंस को। लेकिन गर्मियों में भैंसें जो हीट होती है उसमें कम आती हैं, और अगर आती भी हैं तो कंसीव नहीं कर पाती हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स का तभी हमें पता लग पाएगा जब हमें ईस्टर साइकिल के बारे में पता होगा। जब ईस्टर साइकिल के बारे में पता होगा तो एआई या मेटिंग का टाइम भी हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और सक्सेसफुल कंसेप्शन करवा सकते हैं। इनफर्टिलिटी के जितने भी इश्यूज़ हैं डेयरी एनिमल्स में, उन्हें नोट कर सकते हैं और उनके लिए कदम उठा सकते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। और जो मार्केट में कमर्शियल हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं उनका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है अपनी रिप्रोडक्टिव वो बढ़ाने के लिए एनिमल्स की, उनका हम उनके बारे में जान सकते हैं। और जो काविंग है, काविंग को प्लान कर सकते हैं बेस्ट सीज़न के हिसाब से, जिसमें मिल्क प्राइस हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, उसके हिसाब से काविंग को प्लान कर सकते हैं। और अगर मतलब शॉर्ट में हम कहें इस बात को, तो एक रेगुलर और हेल्दी ईस्टर साइकिल इज़ अ फाउंडेशन पिलर ऑफ प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का, जो कि एक डेयरी फार्मर को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं ईस्टर साइकिल क्या है। ये आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही है, इसमें डेज़ के बारे में लिखा गया है। बोवाइन ईस्टर साइकिल मतलब गाय के अंदर ईस्टर साइकिल। आप ईस्टर्स को देखिए, दोनों आप यहाँ पर स्पेलिंग पे भी गौर करेंगे, यहाँ पर ESTROUS लिखा है और यहाँ पे ईस्टर्स लिखा है। ये ईस्टर्स पूरी साइकिल है, मतलब जो भी इसमें कुछ इवेंट्स हो रहे हैं 21 दिन के दौरान, वो ईस्टर साइकिल कहलाते हैं। और ये छोटा सा पीरियड होता है, मतलब 24 से 36 घंटे का, इसे ईस्टर्स कहते हैं, ESTRUS। ये नाउन और एडजेक्टिव का कुछ इसमें वो है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट कोई अगर इसे पॉइंट आउट करता कि ये गलत लिखा है तो उसके लिए है वो। तो इसमें देखिए ये 4 फेजेस होते हैं 21 दिन में। एक दिन की ईस्टर्स होती है, वो जो विंडो होती है। बाकी उसके बाद मेटिस्टर्स का पीरियड आता है, फिर डाइस्टर्स का आता है, फिर प्रोइस्टर्स का आता है। ये 3 दिन का रहता है। तो ये बेसिकली ईस्टर साइकिल है। आगे हम पूरा जानेंगे इसके बारे में अंदर क्या होता है। तो फार्म एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर एक लिमिटेड पीरियड होता है सेक्सुअल रिसेप्टिविटी का, मतलब मेटिंग कराने का। और वो फिक्स पीरियड जो होता है वो मतलब आफ्टर एवरी एक फिक्स पीरियड के बाद वो रिपीट होता है। आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ इंटरवल वो रिपीट होता रहता है। मतलब वो फिक्स पीरियड कितना होता है, 21 दिन का होता है। तो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी का मतलब ये है कि एनिमल मेटिंग के लिए और प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है, तभी वो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी दिखाता है कि मतलब अंदर उसके जो ओवरीज हैं वहाँ पर अंडा बन चुका है और अब वो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। उस लिमिटेड पीरियड को ईस्ट्रस कहा जाता है और ये रिदमिक होता है। ठीक है, इसके कई सारे फेजेस होते हैं, उन सब फेजेस को मिला के हम उसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और ये लगभग 21 दिन लंबा पीरियड होता है गाय में और भैंसों में। और इसकी ड्यूरेशन को देखते हुए इसमें 4 मेन स्टेजेस होती हैं, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस एंड प्रोइस्ट्रस। डाइस्ट्रस सबसे लंबा पार्ट होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन का डोमिनेंस रहता है, हार्मोन का।
अब ईस्ट्रस साइकिल इन काउ, एक बार जब एनिमल प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो फिर उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिलिंग जो है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये शुरू होती है। और इसमें एक रिपीटेड पैटर्न होता है हार्मोन्स का। मतलब बेसिकली जो सारा रिप्रोडक्शन है ना, वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। 5 तरीके के मेन हार्मोन हैं। वैसे तो कई हार्मोन हैं, मतलब जो लो लेवल पे सिक्रीट होते हैं, मतलब माइनर लेवल पे भी काम करते हैं स्ट्रेस में। लेकिन 5 मेजर हार्मोन्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में जानना। तो उनका एक रिपीटेड पैटर्न होता है, एक रिदमिक पैटर्न होता है उनके प्रोडक्शन का और उनके डाउन जाने का, और उसी को हम ईस्ट्रस कहते हैं। ईस्ट्रस साइकिल इन काउज एंड बफेलोज आर ऑफ 21 डेज। इसमें 2 फेजेस होते हैं इन हार्मोन के प्रोडक्शन में। एक होता है फॉलिकुलर फेज़ और एक होता है ल्यूटियल फेज़। इन नामों के बारे में आप मतलब इन्हें पढ़ लें और इन्हें अपने दिमाग में बिठा लें। फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़, यही 2 स्ट्रक्चर हैं जो पूरी की पूरी ईस्ट्रस साइकिल को गवर्न करते हैं। और इनका बनना और इनका बिगड़ना ही, मतलब अगर ये बने रहेंगे, अपना प्रॉपरली काम करेंगे, तो वो एनिमल हेल्दी रिप्रोडक्टिव साइंस शो करेगा। और अगर ये बिगड़ जाते हैं, इनमें हार्मोन्स का ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर फिर दिक्कत आने लगती है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो बिगड़ने लगती है। तो फॉलिकुलर फेज़ में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन डोमिनेट करता है, मतलब ज़्यादा रहता है बॉडी में। और ल्यूटियल फेज़ में प्रोजेस्ट्रॉन नाम का जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है, वो डोमिनेट करता है। इनका जो बैलेंस और टाइमली प्रोडक्शन है इन 2 हार्मोन्स का, वही की टू सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन डेयरी एनिमल है। वही मतलब उसी से एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी बनती है। अब हम हार्मोन्स के बारे में जानेंगे और उनके क्या फंक्शन होते हैं, और उसके बाद माइनर डिफरेंसेस क्या हैं बफलो में, उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको। अब ये हार्मोन्स के बारे में आप जान लें, इनका नाम आप देख लें और इसे नोट कर लें। सबसे पहला हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH जिसे कहते हैं। ये हार्मोन ब्रेन से निकलता है। एनिमल के ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से निकलता है। और जो ओवरऑल रिप्रोडक्शन पैटर्न है ना, जो पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रा जो है इसका, उसे जो गवर्न करता है, उसे जो कमांड देता है, वो GnRH देता है। और ये क्या करवाता है, दूसरे हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाता है। जैसे ब्रेन में एक और दूसरा पार्ट होता है पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकल के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, और ये ओव्यूलेशन में हेल्प कराता है, मतलब अंडे को फॉलिकल में से निकलने में हेल्प कराता है। और यही क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन होता है उसको मेंटेन करता है, उसके प्रोडक्शन को, कॉर्पस लूटियम से, CL जिसे कहते हैं। तीसरा हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक ल्यूटियल फेज़ और एक फॉलिकुलर फेज़। तो एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो ल्यूटियल फेज़ को गवर्न करता है, और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि फॉलिकुलर फेज़ को गवर्न करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो ये भी पिट्यूटरी से ही निकलता है, और ये फॉलिकल के डेवलपमेंट को हेल्प करता है, मतलब उस स्टेज तक लेके जाता है जहाँ से फॉलिकल में से एग निकलता है, और वो हमारी मतलब यूट्राइन बॉडी में आता है, बच्चेदानी में आता है, और वहाँ वो स्पर्म से रिएक्ट करता है, मतलब एक तरीके से फर्टिलाइज होता है, उसके साथ जाके मिलता है। चौथा हार्मोन है एस्ट्रोजन, E2 भी कहते हैं इसे, ईस्ट्राडायोल भी कहते हैं इस हार्मोन को। इट इज़ अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स से निकलता है। FSH के मतलब इन्फ्लुएंस में FSH आएगा, फिर वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, तो वो एस्ट्रोजन बनाती हैं। और यही हार्मोन है जो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी को गवर्न करता है। सेक्सुअल रिसेप्टिविटी के साथ साथ क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाता है, वहाँ पे खून की रवानी बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा यूट्रस के अंदर। और ये सेक्सुअल रिसेप्टिविटी को मतलब वो करेगा कि जो गाय हीट में आती है ना, हम कहते हैं हीट में आ गई है, तो वो हीट में आने का मतलब है एस्ट्रोजन बढ़ गया है, और वो चाहती है कि मेटिंग हो। उसके मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि वो मेटिंग चाहती है, तो उसके लिए एस्ट्रोजन वो होता है।
और जब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है तो बेसिकली ये क्या करता है, स्पर्म को यूट्रस के अंदर तक लेके जाता है उस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, ताकि स्पर्म अपनी जगह पे पहुँचे और वहाँ पे अंडे को जो अंडा निकल के आएगा एग, उसे फर्टिलाइज़ करें। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ल्यूटियल सेल से निकलता है। जैसे ये फॉलिकुलर सेल से निकल रहा था, ये ल्यूटियल सेल से निकलता है। ल्यूटियल सेल LH के जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और अगर ये कम हो या एब्सेंट हो तो अबॉर्शन हो जाता है। तो अब आप समझिए कि एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट को बढ़ा रहा है ताकि स्पर्म वगैरह जो सीमेन है वो अंदर तक पहुँच जाए। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद एस्ट्रोजन की एक्टिविटी ज़्यादा ही रहे तो क्या होगा ना कि जब अंडा बनेगा, अंडा एक भ्रूण बना लेगा, तो भ्रूण क्या होता है, यूट्रस की वॉल से जाके चिपक जाता है, उसकी लाइनिंग पे जाके चिपक जाता है और वहाँ पे फिर ग्रो करने लगता है, प्लेसेंटा बनने लगता है। लेकिन अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते रहे, एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ रहा और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते रहे, तो वो क्या करेगा, वो उसे वहाँ पर जमने नहीं देगा, भ्रूण को, जो एम्ब्रियो है उसे जमने नहीं देगा। तो प्रोजेस्टेरॉन इस चीज़ को शांत करता है। प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत ही काम एनवायरनमेंट यूट्रस में बना के रखता है और वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आने देता है। तो प्रेगनेंसी को बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है। तो ये 5 हार्मोन हो गए हैं। इनके बारे में जितना मैंने आपको बताया स्ट्रेस साइकिल जानने के लिए ये काफ़ी है, वरना इस पे तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं अवेलेबल। लेकिन ये मोटी मोटी बातें ये आप याद रखें कि कौन कौन से हार्मोन है। GnRH है, LH है, FSH है, E2 है एस्ट्रोजन, और P4 है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये एक छोटी सी तस्वीर है इन सब का, एक वो जो मैंने बताया कि GnRH है वो कमांड देता है, ठीक है। उसके बाद FSH LH निकलते हैं पिट्यूटरी से, और वो कौन कौन से आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इससे आप मतलब याद रख सकते हैं कि किस तरीके से इनका एक फ्लो चार्ट बनता है। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसे अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरी स्ट्रेस साइकिल भी समझ में आएगी और आगे वाला जो भी इसका पार्ट है वीडियो का वो भी समझ में आएगा। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है जो आपको ये दिख रहा है यहाँ से, जिससे एरो निकल रहे हैं, ये क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी अंडाशय जो होता है एनिमल के अंदर, ये वो है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर नंबरिंग है, इन नंबरिंग को आप देखते रहें, इन्हीं के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो जो 1 नंबर पे है ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वो अंडे होते हैं जो जब एनिमल पैदा होता है ना, जैसे बछिया पैदा हुई, जो गाय से एक बछिया पैदा हुई, तो बछिया के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल का एक रिज़र्व रहता है। पहले से ये सेक्स सेल्स उसके अंदर हैं, वो धीरे धीरे जब उसकी वो बड़ी होती है, डेवलप होती है, ग्रो करती है, तो ये फॉलिकल भी फॉलिकल का नंबर मतलब वहाँ पर सेट रहता है, और ये लाखों में होता है, मतलब लाखों फॉलिकल्स पड़ी रहती हैं। जब एनिमल मैच्योर होना शुरू हो जाता है ना, मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, कि स्टेज ऐसी आती है 15 महीने के बाद गाय में, या मतलब 18 महीने 24 महीने के बाद भैंसों में, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं तब ये फॉलिकल्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती हैं, ये ग्रो होना शुरू करती हैं। तो दूसरी जो स्टेज आती है उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ही ब्राउन कलर की लेयर है, लेकिन जब ये बड़ी तो यहाँ पर ये कौन सी सेल्स आ गई, ग्रैनुलोसा सेल्स ने इसे घेर लिया, और एक थीका सेल्स इसके ऊपर आ जाती हैं, तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है, ठीक है। ये होने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये स्ट्रिक्टली कोई हार्मोन बेस्ड नहीं है। मतलब फिर क्या होता है कि फिर तीसरी स्टेज आती है। तीसरी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे एंट्रम, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसे एंट्रम कहा जाता है, मतलब इसमें फ्लूइड भर जाता है, सेल्स यहाँ से हट जाएंगी कुछ और यहाँ पे फ्लूइड भरने लगेगा। तो ये तीसरी स्टेज होती है, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ से FSH अपना काम करना शुरू करता है। चौथी स्टेज पे आएगा तो ये फ्लूइड फील्ड कैविटी बहुत बढ़ जाएगी, जिसे हम मतलब एंट्रम कहते हैं। और ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये जो पर्पल कलर का है, ये एग है बेसिकली, जिसे निषेचित कहते हैं ना, मतलब हिंदी में, या फिर फर्टिलाइज़ होना, इसे ही फर्टिलाइज़ होना है, यही जाके भ्रूण बनाएगा। तो ये किसके अंदर पनप रहा है, ये फॉलिकल के अंदर पनप रहा है।
प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है, फिर ग्रो होकर सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है। जब ये पूरी मैच्योर हो जाती है ना, जब इसमें से अंडा निकलने वाला होता है, तब इसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और उसका स्ट्रक्चर होता है ये जो आपको दिख रहा है। ये इसके अंदर पार्ट हैं, क्यूमुलस ओफोरस है, ये oocyte है बेसिकली, यही बाहर निकलनी है और यही यूट्रस में पहुंचनी है। बाकी कोरोना रेडिएटा है, एंट्रम है। तो आप इसे याद रखिए कि ये क्या होती है, फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। और ये वाली सेल्स जो है ना पर्पल और ब्राउन कलर में, यही हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम कहते हैं यहीं पे आके FSH जुड़ेगा या LH जुड़ेगा और ये अब यहाँ से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ से रिलीज़ करेंगी। तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होती है जो ओवुलेशन के लिए तैयार होती है। इसी में से जब अंडा निकलता है, ये फट जाता है यहाँ पर हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, और इससे जब अंडा बाहर निकल के आता है ना, तो उसे प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं और उस सेल को oocyte कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा कोरोना रेडिएटा का पार्ट रहता है। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, रप्चर्ड फॉलिकल है। जब फॉलिकल में से अंडा निकल जाता है ना, तो अंडा निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है, जो ये सेल्स बच जाएंगी, ये कॉर्पस लूटियम कहलाता है। और ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहता है, मतलब 15 दिन तक ये मेंटेन रहेगा। और अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता ना, तो ये रिग्रेस हो जाता है, मतलब छोटा होके ख़त्म हो जाता है, जिसे हम डीजेनरेटिंग कॉर्पस लूटियम या फिर कॉर्पस एल्बाइकेंस कहते हैं। तो प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनती है जब एनिमल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ग्राफियन फॉलिकल में से अंडा निकल जाता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन की जो सेल होती है उसे oocyte कहा जाता है, और ये कॉर्पस लूटियम बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाती है अंडे को निकालने के बाद। और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि मतलब ये कंप्लीट ईस्टर साइकिल यही है। अब ये कैसे कैसे काम करता है, ये हम अब आगे देखेंगे। तो इस ग्राफ को या इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लें। अब ये फॉलिकल है। फॉलिकल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, ये ओवरी है। ओवरी का एक पिक्चर है ये। इसके ऊपर ये एक छोटा सा फ्लूइड फील्ड कैविटी है और ये फ्लूइड फील्ड फॉलिकल है। और ये क्या है कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये पूरा मैच्योर हो चुका, ठीक है। तो ये साइक्लिकली डेवलप करता है हर 21 दिन पे। तो फॉलिकल के 2 फंक्शन होते हैं। यहाँ साइड में आपको ये वाला डायग्राम भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है, इधर भी ओवरी है। यहाँ से ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में होके यहाँ पे अंडा जाता है, और यहाँ पे किसी भी ये होता है कि कभी इस ओवरी से अंडा बनता है, कभी इस ओवरी से। तो एक से ही बनता है एक बार में, ये नहीं कि 2 अंडे इसमें आ जाएंगे। कभी आ भी जाते हैं, बहुत ही रेयरली। लेकिन जब इस ओवरी में बन रहा होगा तो इसमें नहीं बनेगा, इसमें बन रहा होगा तो इसमें नहीं बनेगा। तो वो किस उसमें जाना है, यूट्राइन हॉर्न में अंडा, तो उसी के हिसाब से फिर वो ग्रो करता है उसके अंदर, यूट्रस बॉडी के अंदर। तो फॉलिकल की क्या 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का बैलेंस प्रोडक्शन करना। इसमें कौन सा स्टेरॉइड मेनली हार्मोन होता है फॉलिकल का, वो होता है एस्ट्रोजन। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि फर्टिलाइजेबल oocyte, एग को प्रोड्यूस करना। अगर एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन किस चीज़ का होगा और फिर भ्रूण किस चीज़ का बनेगा। तो 2 फंक्शन है फॉलिकल के अंदर, एक एग है और एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। इसी से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है और उससे फिर बच्चा पैदा होता है। तो फॉलिकल आपको समझ में आ गई कि फॉलिकल क्या है, अंडे का एक कवरिंग है बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर अंडा रहता है और पनपता है। फिर वो निकल के उसमें फॉलिकल में से आ जाता है। फॉलिकल निकलने के बाद जो अंदर बचता है वो फिर कॉर्पस लूटियम कहलाता है। जब फीमेल काफ बॉर्न होती है तो उसमें एक रिज़र्व रहता है फॉलिकल्स का, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स बताई थी ना पहले उसमें डायग्राम में, उनका एक रिज़र्व रहता है। लगभग 1 लाख फॉलिकल्स होती हैं उसमें, इमेच्योर ओवरी में बछिया की। और सेक्सुअल मैच्योरिटी में जब वो हीफर स्टेज पे पहुंचती है, सेक्सुअली मैच्योर करने लगती है, उस टाइम वो फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होती हैं। लेकिन उस टाइम इसे हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है उसे ग्रो करने के लिए। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स जो मैंने दिखाया, फॉलिकल के 2 फेट होते हैं। फेट मतलब
उसका भविष्य दो उस पर डिपेंड करता है, दो रास्ते होते हैं उसके। या तो वो एट्रेसिया में चली जाती है या फिर वो ओव्यूलेट करती है। एट्रेसिया का मतलब वो एक स्टेज तक ग्रो करेगी, उसके बाद रिग्रेस हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आगे वो नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ती है तो वो ओव्यूलेट करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं ना और एक सेल बना लेते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं, उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब एग और स्पर्म का मिलने को। उसके बाद क्या करता है, जो एट्रेसिया हो जाता है, अगर एट्रेसिया हो गया तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादातर जो फॉलिकल्स हैं वो एट्रेसिया में जाती हैं और डीजेनरेट हो जाती हैं और वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ओवुलेट वाली सेल जो हैं वो ओवा बनाती हैं, मतलब एग जो होता है वो डेवलप होता है और ओवुलेट करता है। एचएफ काउ में एक अगर एग का, अब देखिए आप उसमें अगर देखें तो 1 लाख फॉलिकल्स हैं, उससे भी ज़्यादा होती हैं। और हर बार अगर एक अंडा सिलेक्ट होना है ना, मतलब एक अंडा ही ओव्यूलेट होना है, एक से ज़्यादा नहीं होता है बड़े एनिमल्स में, तो उसके लिए लगभग 40 से 45 फॉलिकल्स को रिक्रूट किया जाता है उसके अंदर से। लेकिन बफेलो में ये खाली 4 से 5 फॉलिकल्स ही रिक्रूट होती हैं। इसी वजह से बफेलो में ये काफ़ी जो प्रेगनेंसी है वो इसी वजह से रिप्रोडक्टिवली वो थोड़ी बफेलो डाउन होती है गाय के मुकाबले। अब फेट ऑफ फॉलिकल्स आप देख लें कि बर्थ के टाइम में लगभग 1 लाख फॉलिकल्स होती हैं, लेकिन जब वो 12 मंथ की एज पे पहुंचती है, मतलब सेक्सुअली मैच्योर होने लगती है, तो वो सिर्फ 75,000 रह जाती हैं। 4 से 6 साल की गाय के अंदर 21,000 तक होंगी और एजेड काऊ के अंदर 2500 तक फॉलिकल्स रहती हैं। तो जो फॉलिकल ग्रो टू टर्शरी कैरेक्टरिस्टिक एंड डीजेनरेट, ज़्यादातर जो फॉलिकल्स होती हैं वो टर्शरी जो आपको दिखाया था, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स, वहाँ तक ग्रो करती हैं और फिर डीजेनरेट हो जाती हैं, इसे एट्रेसिया कहते हैं, एट्रेसिया में चली जाती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte जो एक काऊ ओवुलेट करती है अपने लाइफ साइकिल में, तो 17 साइकिल्स, मतलब 17 ईस्ट्रस साइकिल एक साल में हम कंसीडर करते हैं अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है, और 8 साल की उसकी एज होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज। तो ज़्यादा से ज़्यादा 136 oocyte ओवुलेट करती हैं उसके लाइफ स्पैन में, लेकिन रिज़र्व कितना ज़्यादा होता है ये आप देखिए। तो इस वजह से ये यहाँ पर उसके अंदर oocyte की या इस चीज़ की कमी नहीं है, उसके अंदर अगर वो हार्मोन जो उसे गवर्न कर रहे हैं, जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनका बैलेंस प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये एक डायग्राम है, यहाँ से हम ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ शुरू हो रही है, इसे आप समझिएगा। फॉलिकुलर वेव होती है जो GnRH कंट्रोल करता है। हीफर और काउज में जो एक लार्ज पूल होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का, वो स्टार्ट होता है डेवलप करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स एट प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के टाइम में। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे FSH सेंसिटिव पूल, FSH निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है और इन्हें प्रमोट करता है, मतलब ग्रो करने के लिए। प्यूबर्टी मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। हर 21वें दिन मतलब ईस्टर साइकिल रिपीट होती है, तो एक जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो किस में डेवलप होता है, एग में डेवलप होता है, और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है या AI के थ्रू या नेचुरल मेटिंग के थ्रू, तो वही एम्ब्रियो बन के काफ बनता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान। इस पीरियड में मतलब हमें वहाँ पर ओवुलेट तो एक ही एग होना है, लेकिन 2 या 3 फॉलिकल डेवलपमेंट की वेव्स होती हैं। मतलब जब तक आगे इसमें आएगा प्रोजेस्टेरोन वगैरह के बारे में, जब तक ये लाल लाइन दिख रही है ना आपको, ये प्रोजेस्टेरोन है। जब तक ये हाई रहता है ना तो FSH अपना पूरा काम कर नहीं पाता है। जब ये प्रेगनेंसी नहीं होती है और ये डाउन चला जाता है प्रोजेस्टेरोन, तब FSH अपना काम करना यहाँ से शुरू करता है और ये ग्रो करेगा इसे, और यहाँ पर ये ओव्यूलेट होगा। तो फाइनल फेज़ जो होता है ना आखिरी के दिनों का, मतलब हीट में आने से 3-4 दिन पहले का जो समय होता है, वो फॉलिकल मैच्योरेशन का होता है। इसमें GnRH की पल्स जो है वो बढ़ जाती है, मतलब GnRH जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है
उसकी पल्स बढ़ जाती है। लेटर GnRH फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है और फॉलिकल का रैपिड डेवलपमेंट होता है। और जब डेवलपमेंट होता है तो ओवुलेशन उसका हो जाता है, मतलब अंडा उससे बाहर निकल जाता है। इस टाइम पे जो कार्पस लूटियम होता है, CL जिसे कहते हैं, वो रिग्रेस करने लगता है और GnRH को अलाउ करता है कि वो FSH के थ्रू फॉलिकल को ग्रो करने में मदद करे और डेवलप करे। ये होता है फाइनल फेज़, ये तीसरी जो है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट्रेसिया में जा रही है, मतलब ग्रो तो किया उसने FSH के थ्रू। असल में है क्या, कैटल में, काऊ में और ह्यूमन में क्या फ़र्क है? ह्यूमन में क्या होता है कि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेकिन इसमें फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ बिल्कुल अलग होते हैं। गाय में, भैंसों में, बकरी में, भेड़ में ये ओवरलैप करते हैं दोनों, मतलब ल्यूटियल फेज़ और फॉलिकुलर फेज़ ओवरलैप करते हैं। जब ल्यूटियल फेज़ चल रहा होता है तभी फॉलिकुलर फेज़ भी शुरू हो जाता है, लेकिन इंसानों में फॉलिकुलर फेज़ अलग होता है, ओव्यूलेट होता है, उसके बाद ल्यूटियल फेज़ शुरू होता है। तो इस वजह से यहाँ गाय का थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन है। अब आप ये वाला डायग्राम देखें, ये क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का कर्व है ये। फॉलिकुलर वेव्स इन कैटल, ये आपको समझ में आएगा। ये क्या है? यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ, ये ओव्यूलेशन का पॉइंट है। इसके बाद 9 दिन, 16 दिन, 21 दिन, ये डे आफ्टर ओव्यूलेशन है। और इधर फॉलिकुलर साइज़ है कि फॉलिक्यूल जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे ग्रो करती है, बढ़ती है। ये FSH सेंसिटिव पूल है, जो FSH हार्मोन है बताया था आपको, उसका ये सारे मतलब उसके अंडर में ये फॉलिकल्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, ये कर सकती हैं। इसमें से कुछ फॉलिकल्स रिक्रूट होती हैं, इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं, FSH के इन्फ्लुएंस में। एक तो तभी मतलब कुछ क्या करती हैं कि तभी रिग्रेस हो जाती हैं, लेकिन कुछ सेलेक्ट होके आगे बढ़ती हैं FSH के इन्फ्लुएंस में। लेकिन अभी क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है तो वो फिर डोमिनेट करती है, डोमिनेंस का स्टेज आती है, लेकिन फिर एट्रेसिया में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप बात समझें, अगर एक ओव्यूलेशन हो चुका है उस टाइम, अगर दूसरा भी ओव्यूलेशन होने लगे तो फिर एनिमल फिर सेक्सुअल रिसेप्टिविटी में आ जाएगा। और अगर उस वाले ओव्यूलेशन का प्रेगनेंसी हो चुकी है और वो एम्ब्रियो बन चुका है, ज़ाइगोट बन चुका है, और वहाँ पर उसके ऊपर जो यूट्राइन वॉल है वहाँ पर चिपकने के लिए तैयार है, और हमें पता है कि जो फाइनल फेज़ होता है उसका फॉलिकल का, वहाँ से एस्ट्रोजन निकलता है, तो वो एस्ट्रोजन फिर गड़बड़ कर देगा। मतलब एस्ट्रोजन यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्टाइल, क्योंकि इसका तो काम यही होता है ना, फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है, तो एस्ट्रोजन निकलेगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा और वो वहाँ पर चिपक नहीं पाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन जब तक डोमिनेट करता है तब तक ये इसे एट्रेसिया में भेज देता है, मतलब ये एट्रेसिया में चली जाती है, फॉलिकल रिग्रेस हो जाती है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर दूसरी वेव निकलती है फॉलिकल्स की, तो वो भी क्या करती है, वो भी डिजेनरेट होती है, सेलेक्ट होती है, डोमिनेट होगी और फिर एट्रेसिया में चली जाएगी। लेकिन तीसरी वेव में क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन डाउन जाने लगता है तो इसमें सिलेक्शन होता है, उसके बाद डोमिनेंस होगा और इसमें फिर ओव्यूलेशन हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन डाउन जा चुका है। अब वहाँ पर कोई मतलब प्रेगनेंसी हुई नहीं है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस लूटियम परसिस्ट करता है और प्रोजेस्टेरॉन फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है 2-3 महीने तक। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम के बजाय फिर वो प्लेसेंटा से भी बनने लगता है, लेकिन शुरू के 2-3 महीने तक कॉर्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स रहता है। तो फिर ये वेव्स वगैरह निकलनी बंद हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक ही फॉलिकल क्यों डेवलप होती है नेचुरली? अगर हम IVF वगैरह या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल हार्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे FSH को और इनको, और उससे क्या करते हैं, जब हाई डोजेज FSH की जाती हैं तो कई सारी फॉलिकल्स, जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना कि एक ही फॉलिकल डोमिनेट कर रही है, एक ही सेलेक्ट हो रही है। जब बहुत ज़्यादा FSH हम अंदर मतलब डालेंगे तो एक की जगह 2 या 3 या 8, 10 फॉलिकल रिक्रूट होकर डोमिनेंस की स्टेज तक पहुंचती हैं, और डोमिनेंस के बाद वो ओव्यूलेट भी करती हैं।
ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल हार्मोन इंजेक्शन, PMSG वगैरह हम देते हैं एट हाई डोजेज, बट इन नेचुरल कंडीशन। लेकिन नेचुरल कंडीशन में वो सिर्फ एक ही फॉलिकल निकलता है, क्योंकि अगर ओवुलेशन एक से ज़्यादा हो गया और 2 या 3 बच्चे, तो गाय का बच्चा भी इतना बड़ा होता है, भैंस का बच्चा, कि 2 या 3 बच्चे यूट्रस में होना बहुत मुश्किल है। तो कुदरत ने उसे एक ही ओवुलेशन के लिए बनाया है। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन देके बहुत सारे ओवुलेट करा लेते हैं, उसे इंसेमिनेट करते हैं, फिर एम्ब्रियोज़ को अंदर से निकाल के दूसरी गाय में, सरोगेट मदर जिसे कहते हैं, उनमें डाल के बच्चा मतलब दूसरी गाय में प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक ही फॉलिकल डेवलप करती है, अगर एक से ज़्यादा करेगी तो वो बच्चों को बेयर ही नहीं कर पाएगी। तो जो लार्जेस्ट फॉलिकल होती है ना, लार्ज फॉलिकल जो इसमें रहती है, ये जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो इन्हिबिन एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। मतलब जो सबसे बड़ी एक फॉलिकल होगी जो ओव्यूलेट होने वाली है, वो इन्हिबिन प्रोड्यूस करने लगती है और वो दूसरी फॉलिकल्स को डेवलप ही नहीं होने देती है। तो इन्हिबिन FSH को भी रिड्यूस करती है, FSH के प्रोडक्शन को। और जो रैपिडली ग्रोइंग फाइनल स्टेजेस होती हैं ना फॉलिकल की, वो स्ट्रिक्टली फाइन GnRH के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब जो GnRH हार्मोन है उसके रिलीज़ के ऊपर, उसका जो ब्लड में कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और क्योंकि इन्हिबिन GnRH वगैरह को भी डिप्लीट कर देता है, तो इसकी एब्सेंस में क्या होता है कि जो अगर लास्ट में अगर GnRH की एब्सेंस होगी तो फॉलिकुलर डेथ भी हो सकती है और ओवुलेट नहीं होता है। इसी वजह से जो ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल है उसमें 48 घंटे पहले GnRH को का इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जो एनवायरनमेंट हो उसमें वो जो ओवुलेटिंग फॉलिकल है वो कहीं एट्रेजिया में ना चली जाए, कहीं रिग्रेस ना करे। तो ये फॉलिकुलर वेव इन कैटल है, ये एट्रेसिया में मतलब बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं, इसमें इसमें FSH भी ज़्यादा होता है, एस्ट्राडियोल भी ज़्यादा होता है। मतलब ये जो फॉलिकल्स हैं एस्ट्राडियोल निकालती रहती हैं, लेकिन एट्रेसिया की फॉलिकल यहाँ पर इन्हिबिन इसे डाउन कर देता है, तो एस्ट्राडियोल डाउन होता चला जाता है। अब इन हार्मोन्स को हम एक बार देखें। GnRH निकला हाइपोथैलेमस से, उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, FSH निकला, FSH ने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल निकला, और एस्ट्राडियोल के आपको फंक्शन बता ही दिए हैं एस्ट्रोजन का। फिर दूसरी तरफ ये पिट्यूटरी से LH को वो करता है, स्टिमुलेट करता है, LH कॉर्पस लूटियम को, और कॉर्पस लूटियम फिर प्रोजेस्टेरोन को बनाता है। तो ये फॉलिकल है यहाँ पर और ये कॉर्पस लूटियम है। तो फॉलिकल क्या बनाता है, एस्ट्रोजन, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन। अब फंक्शन क्या है FSH का और LH का, वो डिटेल में देखते हैं। ये आपको साइड में दिख रही है, ये क्या है, फॉलिकल है ये, और इसमें एंट्रम है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और थीका सेल्स हैं, और ये बीच में एग है, अंडा, इसका न्यूक्लियस है। तो FSH जो है वो ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है ग्राफियन फॉलिकल का। इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम रहता है, जिसे हम एग भी कहते हैं। ओवा या एग या ओवम एक ही चीज़ होती है। जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है ना, तो ये मतलब एक तरीके से पक जाती है और ये रेडी हो जाती है ओवम को रिलीज़ करने के लिए फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो ओवरी से और यूट्रस तक कनेक्टेड रहता है, यूट्राइन हॉर्न तक, और ये अंडे को उसके अंदर लेके आता है। तो और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, वहाँ पर उसे फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज कर ये फिर यूट्राइन हॉर्न में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं ना ग्राफियन फॉलिकल्स की, जो आपको इसके साइड में दिख रही हैं ब्राउन कलर की, ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं FSH के इन्फ्लुएंस में। मतलब FSH आ रहा है ब्लड में और ये FSH के इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल कहलाती हैं। लेकिन जस्ट बिफोर द रिलीज़ ऑफ द ओवम, जो एग है उसके रिलीज़ होने से जस्ट पहले, जब ये कम्प्लीटली राइप हो जाती है, पक जाती है पूरा ग्राफियन फॉलिकल, तो FSH की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। और धीरे धीरे क्या होता है ना,
LH की सर्ज होती है, मतलब जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है वो बढ़ने लगता है पिट्यूटरी से। और जब जो LH होता है वो ये साइड की जो सेल्स होती हैं इन्हें लूज़ करने लगता है। ये मतलब टाइटली बाउंड होती हैं लेकिन इन्हें लूज़ करने लगेगा। जब इन्हें लूज़ करेगा, आपस में बीच में से इनके एडेशंस को तोड़ेगा, तभी ये अंडा बाहर निकल के आता है। जैसे चूज़ा निकल के आता है ना उसके मुर्गी के अंडे के अंदर से, इसी तरीके से ये जब वो पक जाता है पूरा तो ये अंडा यहाँ से हैच करता है, मतलब फॉलिकल के अंदर से। तो LH क्या करता है, लूजनिंग करता है सेल्स की, और मतलब जो ओवम के अराउंड रहती हैं उन सेल्स की, और इसके रिलीज़ को में हेल्प करता है। जब ओवा रिलीज़ हो जाता है, ओवम रिलीज़ हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से, तो ग्राफियन फॉलिकल्स का जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ना, बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, खाली सेल्स ही तो हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस लूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे फिर हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये यहाँ पर FSH का आ रहा था और काम कर रहा था और ये एस्ट्रोजन बना रहा था। अब जब ये कॉर्पस लूटियम बन जाएगा ना तो यहाँ पर LH आके काम करेगा और यही सेल्स प्रोजेस्टेरोन बनाएंगी। अब तो रिलीज़, ओवम के रिलीज़ होने के बाद वही सेल ट्रांसफॉर्म होके प्रोजेस्टेरोन बनाने लगती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। तो ये पॉइंट, सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बिफोर रिलीजिंग ओवम प्रोड्यूस एस्ट्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, but after releasing ovum same cells get transformed and start producing progesterone under the influence of LH। बेस्ट टाइम AI का या मेटिंग का क्या हो सकता है, ये मतलब कुछ लोग कहते हैं AM/PM रूल की, अगर रात में 12 बजे अगर आपकी गाय या भैंस हीट में आती है, उसे दिन में 12 बजे हमें इम्प्रेगनेट कराना चाहिए, इंसेमिनेट कराना चाहिए। तो वो रूल मतलब इतना अच्छा नहीं है जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसमें यह है कि अगर आपने देखा कि ईस्ट्रस आपके एनिमल में अगर ईस्ट्रस का एक टाइम है तो उसके 4 से 16 घंटे बाद तक, मतलब 4 घंटे बाद से जब उसने ईस्ट्रस के साइन शो करने शुरू किए, उसके 4 घंटे बाद से 16 घंटे तक का जो टाइम होता है ये बेस्ट टाइम होता है इंसेमिनेट करने का। इसके अंदर आप 6-6 घंटे पे 2 बार इंसेमिनेट भी करवा सकते हैं, तो उससे और भी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तो वाइबल, हालांकि ओवुलेशन उसमें लगभग ईस्ट्रस साइंस के लगभग 24 से 28 घंटे बाद होता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि जो 4 से 6 घंटे बाद आपको 4 से 16 घंटे के बीच में आपको इंसेमिनेट करा देना चाहिए। बेटर ये है कि आप छठे घंटे पे करा दें और फिर उसके बाद 12वें घंटे पे करा दें, तो वो काफ़ी बढ़ जाते हैं चांसेस। तो ये बेस्ट टाइम है AI का। अब इसके बाद इनसफिशिएंट LH और LH रिसेप्टर ऑन फॉलिकल और फॉलिकुलर सिस्ट। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन को देखिए, क्योंकि यही चीज़ें क्या करती हैं ना, एनिमल को रिप्रोडक्टिवली डाउन कर देती हैं, उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम हो जाता है। तो क्या होता है कि ओवुलेशन से पहले LH हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो सडनली बढ़ती है, जिसे LH सर्ज कहते हैं, काफ़ी कई गुना बढ़ जाती है, और यही हेल्प करती है ओवुलेशन में और ल्यूटनाइजेशन ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल एंड हेल्प्स इन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपको बताया था, ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होके फिर प्रोजेस्टेरोन बनाने लगती हैं, तो उस प्रोसेस को ल्यूटनाइजेशन कहते हैं। तो LH की सर्ज, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में ओवुलेशन से पहले, वही ओवुलेशन में हेल्प कराती हैं। लेकिन अगर LH के रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि वो स्लोली मतलब बढ़ते चले जाते हैं इन सेल्स के ऊपर, ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर। पहले कम होते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इस प्रोसेस को ही हम ल्यूटनाइजेशन कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि LH के मतलब सफिशेंट रिसेप्टर्स ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर या तो नहीं बन पाते हैं या सफिशेंट LH पिट्यूटरी से रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फॉलिकल ओवुलेट नहीं करती, हालांकि पक जाती है, लेकिन क्योंकि LH वहाँ से प्रॉपर आ नहीं रहा है या उसके ऊपर या सेल्स के ऊपर ही इतने रिसेप्टर नहीं बन पाए, तो ओवुलेट नहीं करती है और अंडा जो होता है ना वो अंदर ही रह जाता है ग्राफियन फॉलिकल के। और इस कंडीशन में जब फॉलिकल ओवुलेट नहीं करती है
तो सेल ल्यूटनाइज नहीं करती हैं और वो कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन सिक्रेट करती रहती हैं, क्योंकि एफएसएच के रिसेप्टर्स हैं ही वहाँ पर, तो वो कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन रिलीज़ करती रहती हैं और इस कंडीशन को फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं ना कि सिस्ट है ओवरी में, तो वो फॉलिकुलर सिस्ट कहलाती है। सिस्ट दो तरह की होती है, एक फॉलिकुलर सिस्ट होती है, एक ल्यूटियल सिस्ट होती है। तो वो कंडीशन कहलाती है कि फॉलिकुलर सिस्ट है, क्योंकि एलएच प्रॉपर नहीं आ पाया है, जिससे ल्यूटनाइजेशन नहीं हुआ। ल्यूटनाइजेशन नहीं हुआ तो अंडा बाहर नहीं निकला। तो एनिमल ईस्ट्रस के साइन तो शो करेगा, एस्ट्रोजन वगैरह तो वहाँ पे वो निकलता रहेगा, ईस्ट्रस के साइन शो करेगा, लेकिन ओवुलेट नहीं होगा। और ओवुलेट नहीं होगा आपने क्योंकि उसने साइन शो किए, आपने प्रेग्नेंट करा दिया, प्रेग्नेंट हुआ नहीं, वो फिर 21 दिन बाद उसने या तो शो किया या 21 दिन बाद नहीं भी हो सकता है नहीं करे, क्योंकि जब सिस्ट बन गई है तो वो गड़बड़ा जाती है साइकिल। तो एनिमल में नॉट शो प्रॉपर ईस्ट्रस साइकिल वो शो नहीं करता है। और या फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा ही अगर एस्ट्रोजन निकल रहा है उसमें से, तो वो कंटिन्यूस ईस्ट्रस में भी आ जाती है, जिसे निम्फोमेनियक कहते हैं, कि हमेशा वो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी की स्टेज में ही रहती है गाय। ये पर्टिकुलर कंडीशन है, ये मर्क मैनुअल से लिया गया है। तो उसमें क्या होता है ना कि फॉलिकुलर सिस्ट में निम्फोमेनिया की कंडीशन आ जाती है। इन एडिशन टू इनसफिशिएंट एलएच द कॉजेज ऑफ फॉलिकुलर सिस्ट आर अनक्लियर, मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं। एंड देयर डेवलपमेंट हैज़ बीन लिंक टू जेनेटिक्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर, क्योंकि अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तब भी हार्मोन्स वगैरह डाउन हो जाते हैं, मतलब इतने नहीं निकल पाते हैं। तो या ओवर फीडिंग आप कर रहे हैं, मिनरल मिक्सचर या इनका विटामिन्स का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो कई सारी कंडीशन मिलके, या स्ट्रेस है, स्ट्रेस में एनिमल, गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है, तो उनमें भी कई बार फॉलिकुलर सिस्ट बन जाती है। ल्यूटियल सिस्ट क्या होती है? ल्यूटियल सिस्ट होती है वो ये भी अनओव्यूलेटरी फॉलिकुलर सिस्ट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वॉल थिकनिंग का होता है। जो बाहर की वॉल होती है वो ल्यूटियल सिस्ट में ज़्यादा थिक रहती है, लेकिन बेसिक कॉज फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट के सेम है। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि एलएच हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी से, जितना फॉलिकुलर सिस्ट बनने के कंडीशन में होता है ना उससे ज़्यादा होता है, जो कि सेल्स का तो ल्यूटनाइजेशन कर देता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता है कि वो सेल्स को लूज़ करे और उसके अंदर से अंडा बाहर आ जाए, मतलब ओवुलेशन हो जाए। इतना एलएच हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाता, तो बीच का रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि सेल तो ल्यूटनाइज कर जाती हैं, एस्ट्रोजन तो नहीं बनाती हैं वो, लेकिन ओवुलेट भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि इसे हम ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। तो ल्यूटियल सिस्ट बेसिकली एक्सटेंशन है फॉलिकुलर सिस्ट का। तो जो नॉन ओवुलेटरी फॉलिकल है, जिसमें से ओवुलेशन नहीं हुआ है, वो पार्टली ल्यूटनाइज होती है। या आपने हार्मोन की डोज कम दी, मान लीजिए जीएनआरएच वगैरह की डोज कम आपकी रह गई, तो एलएच उतना नहीं प्रोड्यूस हो पाया। तो लेकिन क्लिनिकली क्या होता है ना, जब हम इसे डायग्नोज करने जाते हैं या डायग्नोज करते हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है पर रेक्टल पाल्पेशन से, कि हाथ डाल के ये जानना बहुत वो मुश्किल होता है कि फॉलिकुलर सिस्ट है या ल्यूटियल सिस्ट है। और बहुत ही एक्सपीरियंस जो डॉक्टर्स होते हैं वो ही इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी सिस्ट है, क्योंकि जब तक सिस्ट का पता नहीं होगा, वैसे तो अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड से अब ये काफ़ी क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो फॉलिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट अलग है, ल्यूटियल सिस्ट का ट्रीटमेंट अलग है। तो अगर आपने उसे ज़्यादा तेज़ी से दबा दिया ये जानने के लिए, क्योंकि वॉल थिकनेस का ही मेनली डिफरेंस रहता है, तो आप अगर उसे रप्चर कर दिया तो ब्लीडिंग हो सकती है, और ओवरी का एडहेशन भी हो सकता है पेरिटोनियम में, क्योंकि जब ब्लीडिंग होगी और इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा तो वो ओवरी बिल्कुल, मतलब गाय या आपका जो एनिमल है वो बिल्कुल ख़राब भी हो सकता है, मतलब उस कंडीशन में। तो इसका बहुत एहतियात रखना चाहिए, और इसके लिए मतलब एक्सपीरियंस जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वही बता पाते हैं इसके लिए। तो ट्रीटमेंट इसका, लेकिन ये है कि अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो एनिमल फिर ठीक भी हो जाता है। तो मार्केट में कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं
जो फॉलिकुलर सिस्ट या ल्यूटियल सिस्ट को ट्रीट करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर एक जैसे एग्जांपल है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर फॉलिकुलर सिस्ट का आपको करना है तो GnRH का एनालॉग जैसे बुसरलिन वगैरह मार्केट में मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जनरली ल्यूटिनाइज कराते हैं सेल्स को। जो फॉलिकल्स की सेल होती हैं वो बेसिकली ल्यूटिनाइज होती हैं, फिर वो लूज़ होने लगती हैं और ओवुलेट कर जाती हैं। तो ये ल्यूटिनाइज कराती है उसे, और ल्यूटिनाइज के बाद उसमें से जो फॉलिकल है वो रप्चर होता है और ओवुलेशन हो जाता है। तो उसके बाद ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस लूटियम बनेगा। तो उस कॉर्पस लूटियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए PGF2 अल्फ़ा का उसके एनालॉग का हम इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे क्लोप्रोस्टेनॉल है या डाइनोप्रोस्ट है। तो वो क्या करता है, वो ल्यूटिनाइजिंग सिस्ट जो है वो उसकी ल्यूटिलाइसिस कर देता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं। ये अलग अलग नाम से आपको मिलेंगे, अलग अलग कंपनियां इसके बनाती हैं, इंजेक्शंस बनाती हैं। ईस्टरमेट है, क्लोप्रोस्टेनॉल है, ल्यूटिलाइज, रिसेप्टाल। तो ये बेसिकली अलग अलग ब्रांड्स हैं, लेकिन इनमें से जो सॉल्ट्स होते हैं या हार्मोन्स के एनालॉग्स होते हैं वो यही हैं। बुसरलिन होता है और क्लोप्रोस्टेनॉल या डाइनोप्रोस्ट क्लोप्रोस्टेनॉल का एक ही काम है। इसके बाद आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज़ यूज बाय द फॉलिकल्स and it is used to stimulate growth and development of the granulosa cell to signal the hypothalamus। मतलब हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी में कि फॉलिकल रेडी हो गई है और अब ये ओवुलेट होने के लिए तैयार है। और ये क्या करता है, मोटिलिटी बढ़ाता है जेनाइटल ट्रैक की, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा जो कि स्पर्म की मोटिलिटी में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं ताकि वो ओवा तक पहुंच जाएं। तो ये 3 काम हैं इसके। इसके बाद आता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम का मेन फंक्शन जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना है, और जो फॉलिकल होती है ना आफ्टर ओवुलेशन वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस लूटियम में। प्री ओवुलेटरी मतलब ओवुलेशन से पहले जो LH बढ़ता है ब्लड में, जिसे LH सर्ज कहते हैं, वो ग्रेनुलोसा सेल को ल्यूटियल सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसका मतलब ओनली डिफरेंस बिटवीन above 2 is granulosa cell produces estrogen और luteal cell produces progesterone। इनमें बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर ना LH के रिसेप्टर्स बनने लगते हैं बाद में, जब ये ल्यूटिनाइजेशन होता है। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब है LH के रिसेप्टर्स, जो जहाँ पर पहले सिर्फ FSH के रिसेप्टर्स थे वहाँ पे LH के रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं। तो उससे ही कहते हैं कि ल्यूटिनाइजेशन हो गया और वो प्रोजेस्टेरोन बनाने लगती है फिर वो सेल्स। तो LH मेंटेन करता है Cl को प्रेगनेंसी में भी और नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में भी। तो LH वहाँ से निकलता रहता है, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहता है। कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहता है तो प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है। प्रोजेस्टेरोन निकलता है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो LH इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन मतलब करता तो प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा अगर LH कम हो जाएगा या नहीं आएगा, तो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं प्रोड्यूस होगा। और अगर नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, तो ये जो Cl है ना, कॉर्पस लूटियम है, ये लगभग 15 दिन तक बना रहता है, 14 से 15 दिन, और उसके बाद धीरे धीरे रिग्रेस करता है नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में। और अगर एनिमल प्रेग्नेंट हो गया है तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता रहता है और मेंटेन रहता है प्रेगनेंसी के अंदर। और 2 या 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटियम से ही निकलता है। उसके बाद प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन बनाने लगता है। तो इसका इतना। अब ये थीका इंटरना सेल्स हैं, जो आपको बाहर ग्रीन कलर की सेल्स थी ना और एक अंदर ब्राउन कलर की सेल्स थी, वो ब्राउन वाली तो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और ये ऊपर वाली उसकी ग्रीन वाली थीका इंटरना सेल्स हैं। अब ये रिसेप्टर है थीका इंटरना पे, खाली LH के रिसेप्टर्स होते हैं और ग्रेनुलोसा सेल पे FSH के रिसेप्टर होते हैं। लेकिन जब ल्यूटिनाइजेशन होता है ना सिलेक्शन के बाद, तो ये LH के वो भी पहले क्या होता है कि सिर्फ FSH के हैं, उसके बाद सिलेक्शन के बाद डोमिनेंट फॉलिकल होती है, आपको दिखाया था उस वाले डायग्राम में, और वो फिर LH के रिसेप्टर्स भी एक्सप्रेस करने लगता है। जब LH के रिसेप्टर्स होते हैं तो फिर वहाँ पर ईस्ट्राडायल जो है वो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगता। अब कॉर्पस लूटियम का रिग्रेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एनिमल अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ
तो कॉर्पस लूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन बना रहा है उसे रिग्रेस हो जाना चाहिए, तभी तो अगली फॉलिकल बनेगी और अगली साइकिल शुरू होगी। अगर कॉर्पस लूटियम रिग्रेस ना हो, प्रोजेस्टेरोन हमेशा बढ़ा रहे जैसा दिखाया था आपको, तो वो किसी चीज़ को डेवलप ही नहीं होने देगा। तो फर्टिलिटी को रिज्यूम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कॉर्पस लूटियम रिग्रेस करे नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में और नेक्स्ट फॉलिकल को बनने का चांस दे। तो जो ड्यूरेशन होती है जिसमें कॉर्पस लूटियम बना रहता है, मेंटेन रहता है, उसे ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। पहले आपको बताए थे ना 2 फेज़, ल्यूटियल फेज़ और फॉलिकुलर फेज़। तो जिसमें कॉर्पस लूटियम रहता है उसे ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स में ये जो फेज़ होता है, ये जो ड्यूरेशन होती है लगभग 14 से 15 दिन की होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है उसके बाद ये रिग्रेस कर जाता है। तो इसी वजह से जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमारे, गाय या भैंसें हैं, उनमें जो ये रिसाइकलिंग होती है इसकी, वो काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है, अप्रॉक्सीमेटली एट एवरी 3 वीक्स, मतलब 21 दिन के दौरान ये हो जाती है। सीएल रिग्रेशन कैसे होता है? जो यूट्रस होता है ना, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, PGF2 अल्फ़ा भी जिसे कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यूट्रस से PGF2 निकलने लगता है और वो ब्लड के थ्रू आता है, पहुंचता है ओवरीज तक, और ओवरीज में सीएल को रिग्रेस कराना शुरू कर देता है, मतलब तोड़ देता है, उसका कॉर्पस एल्बाइकेंस बन जाता है फिर वो। और PGF2 अल्फ़ा सिंथेटिक एनालॉग्स इसके मिलते हैं PGF2 अल्फ़ा के, जो ल्यूटेलाइसिस कराते हैं, कॉर्पस लूटियम को डिस्ट्रॉय करते हैं, लाइक ल्यूटेलाइज। तो ये क्या करता है, क्लोप्रोस्टेनॉल और डायनोप्रोस जो सॉल्ट्स होते हैं, ये क्लिनिकली टर्मिनेट कर देते हैं कॉर्पस लूटियम को और ईस्ट्रस साइकिल को फिर रिज्यूम कराते हैं। ये करते कैसे हैं ना, इसके ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन और ओविसिंक जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, इन हार्मोन्स को इस्तेमाल करने के लिए हेल्दी हैं, क्योंकि 2 तरीके से इस्तेमाल होते हैं ये हार्मोन्स। या तो जो क्लिनिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, हेल्दी एनिमल्स में ईस्ट्रस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो वो कैसे यूज़ करते हैं ये हम मतलब डिटेल किसी और प्रेजेंटेशन में इसके प्रैक्टिकल मतलब डिटेल यूज़ देखेंगे या वीडियो में। अभी मतलब इसे आप बेसिक मतलब ईस्ट्रस साइकिल के तौर पे इसे जान लें। तो ये स्ट्रक्चर है, ये यूट्रस है हमारा, ये यूट्राइन वेन है, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स वगैरह, और ये हमारा मतलब ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से अंडा निकलता है, इसके थ्रू जाता है और यहाँ पे फिर इम्प्लांटेशन होता है। तो यूट्रस सेल्स जो है वो PGF2 अल्फ़ा की सोर्स होती हैं, जो कि कॉर्पस लूटियम को रिग्रेस करता है। PGF2 अल्फ़ा ऑल्सो थॉट टू रिलीज ल्यूटियल ऑक्सीटोसिन विच हेल्प्स इन CL रिग्रेशन, मतलब ऑक्सीटोसिन CL में भी रहता है, वहाँ से भी इसे रिलीज़ कराता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह बढ़ते हैं। और CL जो रिग्रेशन है एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन कई बार ये पहले ही टाइम से पहले भी रिग्रेस हो जाता है। अगर किसी कोई वजह जैसे है ना, किसी भी वजह से अगर PGF2 अल्फ़ा यूट्रस की वॉल से निकलने लगा या ये सफिशेंट, तो उस कंडीशन में क्या करता है, सफिशेंट प्रोजेस्टेरोन नहीं अगर प्रोड्यूस कर पाए उस कंडीशन में भी, तो ईस्ट्रस साइकिल की जो ड्यूरेशन है ना वो फिर इससे डिस्टर्ब होती है। या फिर अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बन पाया, इतना वो नहीं निकला, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी भी हो सकती है कि कंसेप्शन तो हो गया, ओवुलेट होके गया वहाँ से, लेकिन CL मेंटेन नहीं रह पाया किसी वजह से, और जो है वो एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी हो गई, एबॉर्शन हो गया और एनिमल खाली का खाली रहा मीटिंग कराने के बाद भी। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका एक बार देख लेते हैं कि जो CL है उसकी लाइफ 14 से 15 दिन की होती है नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में। प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन भी उसका नॉर्मल होना चाहिए। अगर एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है, अगर प्रेग्नेंट हो जाता है एनिमल, तो PGF2 अल्फ़ा का प्रोडक्शन को वो ब्लॉक कर देता है और CL रिग्रेशन को इससे प्रिवेंट करता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन बफलोज वगैरह में क्या होता है ना, कई बार सफिशेंट प्रोजेस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है ओवरीज, ये कॉर्पस लूटियम, क्योंकि या तो LH के रिसेप्टर डेफिशिएंट होते हैं या फिर LH का सिक्रीशन डेफिशिएंट होता है उसमें, तो जिसकी वजह से अर्ली एबॉर्शन हो जाता है। और ये ज़्यादातर होता है मतलब गर्मियों के सीज़न में, अगर आप उसे कंसीव कराने की कोशिश करेंगे एनिमल्स को, तो उस दौरान प्रोजेस्टेरोन कम निकलता है, तो ईस्ट्रस साइकिल उसमें मतलब एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी इस वजह से बढ़ जाती है। मतलब ये भी एक फैक्टर है बफलोज में।
तो इस वजह से बफलो में अगर आपको प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखनी है तो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं अबॉर्शन, ताकि अबॉर्शन ना हो उसमें। जब प्लेसेंटा से बनने लगता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तो फिर मतलब फिर इतनी फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं रहते हैं इंजेक्शन के। और कई बार क्या होता है कि जो यूट्राइन इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे एंडोमेट्राइटिस है, पायोमेट्रा वगैरह है, या और कोई रीज़न है, तो उसमें क्या होगा कि यूट्राइन इन्फेक्शन से वो इरिटेट होता है और PGF2 अल्फ़ा, क्योंकि है तो प्रोस्टाग्लैंडिन, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, एक इन्फ्लेमेटरी वो है, तो PGF2 अल्फ़ा सिक्रीट होने लगता है उस कंडीशन में, और वो किसी भी टाइम हो जाता है। मतलब PGF2 अल्फ़ा का जो सिक्रीशन है वो किसी भी समय हो जाता है, मतलब 21, ये नहीं है कि वो 15 दिन बाद ही प्रोड्यूस हो, और वो ईस्ट्रस साइकिल को छोटा कर देता है, मतलब पहले ही रिग्रेशन कर देता है CL का। और इन केसेस में AI या हम नेचुरल मेटिंग के बाद देखते हैं कि एनिमल मतलब फ्रीक्वेंट हीट में आता है, मतलब वो 21 दिन का भी शो नहीं करता, कभी 15 दिन में हीट में आ जाएगा, कभी 12 दिन में हीट में आ जाएगा, तो वो हीट का वो भी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वही बफेलो में या फिर एक्जोटिक काउज में भी PGF2 अल्फ़ा का अगर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है, कम रहता है, और CL रिग्रेस नहीं करता, कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहता है, तो एनिमल हीट में नहीं आता है उसमें, और फार्मर को लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, जबकि वो क्या कंडीशन होती है, परसिस्टेंट कॉर्पस लूटियम की कंडीशन होती है, परसिस्टेंट CL कहते हैं उसे, और ल्यूटेलाइज का इंजेक्शन ऐसी कंडीशन में हेल्पफुल रहता है। अब ये रिप्रोडक्टिव हार्मोनल प्रोफाइल है कैटल में। अब आप ये देख लें, कई सारे मैंने आपको हार्मोन मतलब 5 हार्मोन बता दिए हैं, वो पूरी साइकिल में ओवुलेशन से लेके डे ऑफ मतलब 21 दिन तक किस तरीके से बढ़ते घटते हैं वो आप यहाँ पर देख लें। अब एक बार ये प्रोजेस्टेरोन है, इस तरीके से जाता है, 16वें-17वें दिन डाउन होने लगता है, और 5वें-6ठे दिन से ये पीक अपनी पकड़ लेता है। ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद आता है आपका LH मतलब वैसे कम रहता है, लेकिन ओवुलेशन से तुरंत पहले ये सर्ज करता है। मैंने बताया था ना, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये LH अगर सर्ज नहीं होगा ना तो ओवुलेट ही नहीं होगा फॉलिकल। इसके बाद एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन है, और ये देख रहे हैं आप, ये वाली पीक है, इसने मतलब जब डोमिनेंट होती जाती है तो ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, तो एस्ट्रोजन का वो बढ़ता चला जाता है, फिर दूसरी वेव में बढ़ा, फिर तीसरी वेव में जब प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाता है तो एस्ट्रोजन काफ़ी बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन LH से पहले पीक करता है, मतलब एस्ट्रोजन ही बताता है उसे पिट्यूटरी को कि भाई अब LH का सिक्रीशन बढ़ाओ आप। ये FSH है, ये FSH है, और ये इसके पीछे पीछे, मतलब FSH बढ़ता है तो वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाएगी, तो इस तरीके से ये हार्मोन काम करते हैं। तो ये भी वही डायग्राम है ईस्ट्रस साइकिल का ही, प्रोजेस्टेरोन डाउन हो गया, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, और इससे फिर यहाँ पर ओवुलेशन हो गया, फिर पहली वेव फॉलिकुलर वेव्स, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव में फिर सेलेक्ट हो गया एक फॉलिकल, मतलब अगली साइकिल में ओवुलेट होने के लिए। तो ये ईस्टर साइकिल थी। इसमें मतलब ये आप 1-2 बार देखिए, 2-3 बार देखिए इसको, और अपना नोट्स खुद बनाइए। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में लिखें आप, और हमें बताएं, मतलब पूछें, तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा इसके जवाब देने की, ठीक है। और बाकी अगली प्रेजेंटेशंस में और इसकी कंडीशंस जो डेयरी एनिमल्स में होती हैं वो भी देखेंगे, और हार्मोन्स को कैसे कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं या किया जा सकता है वो भी देखा जाएगा। थैंक यू।